बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी वीडियोस में अक्सर आपको बताते रहते हैं कि किस तरह से दुश्मन कुव्वतें हमारे अपने लीडर्स को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। कभी हमारे लीडर्स भारत को खुश करने के लिए हमारे मुल्क को फैटफ की लिस्ट में धकेलते हैं, कभी अमेरिका का अफगानिस्तान में हार का सहरा अपने सर पर पहन लेते हैं, कभी एबटाबाद ऑपरेशन जैसा झूठा ड्रामा रचाया जाता है और 27 फरवरी जैसा वाकया जब सारी दुनिया को पता चल जाता है कि भारत तो कागजी शेर था और सारी दुनिया पाकिस्तान की ताकत को देखती है, पाकिस्तान की तारीफ करती है और पाकिस्तान को अमन पसंद मुल्क कहती है और भारत पर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का लेबल लगता है, तो हमारे लीडर्स को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। और वहाँ लंदन से एक आर्डर आता है और यहाँ पर अयाज सादिक असम्बली में खड़े हो जाते हैं कि नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, हमारे आर्मी चीफ की तो टांगें थर थर कांप रही थी। और बस ऐसे ही बयानात चाहिए होते हैं भारत को कि वो दुनिया को दिखा सके। जब भी पाकिस्तान खारजी महाज फतह करने लगे, खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की कामयाब होने लगे, भारत की जिल्लत और रसवाई शुरू हो जाए, तो हमारे लीडरों के पेट में मरोड़ें उठना शुरू हो जाती हैं और हम अपने लीडर्स की मोहब्बत में दुश्मन के आलाकार बन जाते हैं, या फिर कभी हम डायरेक्ट 5th जनरेशन वार का हिस्सा बनकर दुश्मन के आलाकार बनते हैं। और ऐसी कई मिसालें हम आपको सबूतों के साथ दे चुके हैं। एक वीडियो में हमने आपको भारत में मौजूद पाकिस्तान के साबका सफ़ीर अब्दुल बासित की किताब हॉस्टिलिटी के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया था। आज की वीडियो में हम मौलाना फजलुर रहमान को बेनकाब करेंगे। हम आपको वीडियो क्लिप्स बताएंगे और फैसला फिर आप खुद कर लीजिएगा। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत हमारे लीडर्स के इन बयानात को किस तरह से इस्तेमाल करता है, किस तरह से इनको उछालता है। फिर आपको मौलाना फजलुर रहमान के क्लिप्स सुनवाएंगे जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इनको किस कदर तकलीफ है कि आज पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को चारों तरफ से चित कर चुके हैं। फिर आपको बताएंगे कि जनरल अमजद शुएब का, फवाद चौधरी साहब का और चंद मुहिब वतन सहाफियों का क्या रिएक्शन आया है इस पे। कोरोना काल में भारत की मदद का ढोल पीटने वाला पाकिस्तान बेनकाब है। बेनकाब करने वाले मौलाना का नाम है फजलुर रहमान। एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने वाले पाकिस्तान की पोल खुल गई। पाकिस्तान के पाखंड का पिटारा मौलाना फजलुर रहमान ने खोला है। भारत के सामने पाकिस्तान जंग में 24 घंटे नहीं टिक सकता। जब से मौलाना ने पाकिस्तान पर यह बयान बम फोड़ा है, तब से पाकिस्तान में झूठी जंग का भौंपू बाजवा ने बचा दिया है। जिस मौलाना से बाजवा घबराता है, जिस मौलाना की तलख तकरीरें जब जब इस्लामाबाद में तामीर इमरान के दफ्तर की दीवारों से टकराती हैं, कठपुतली खान के पसीने छूटते हैं, आज वही कट्टर मौलाना पाकिस्तान की पोल खोलेगा। जंग में पाकिस्तान भारत के आगे कितनी देर टिकेगा? जमीयत उलेमाए इस्लाम के सरबराह फजलुर रहमान ने इमरान बाजवा के जख्मों पर बयानों का जो तेजाब छिड़का, पहले उसके एक एक शब्द को गौर से सुनिए। पाकिस्तान में मचे घमासान की पहली कड़ी पानी की तरह साफ हो जाएगी। हम दुश्मन के साथ लड़ने की पोजीशन में नहीं रहे। आज हम रास्ते ढूंढ रहे हैं कि फलां मसले पर मुफाहमत, फलां मसले पर मुफाहमत, फलां मसले पर मुफाहमत, और इस मुफाहमत में हम कौमों के मुस्तकबिल के फैसले करते जा रहे हैं और फिर काल कानून को मलेंगे पार्लियामेंट के। कौम को झूठ बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान बात करना चाहता है। नहीं, हम तरले करने की तरफ जा रहे हैं। हमारी पोजीशन कमजोर हो गई है, हमारी मईशत तबाह हो गई है। हम इस काबिल नहीं है कि 24 घंटे की जंग लड़ सके। मौलाना फजलुर रहमान ने बात की और कहा कि पाकिस्तान एक महीना भी जंग नहीं लड़ सकता। मौलाना साहब को यही गलतफहमी तालिबान के बारे में भी थी, जब वो कहते थे कि ये इस्लामाबाद से इतने दूर रह गए हैं, इतने दूर रह गए हैं। और हमने उनका भी बड़ा भरपूर मुकाबला किया और हमने साबित किया है, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, कि हम इस कौम के साथ एक सीसा पलाई दीवार की तरह हम खड़े होते हैं और ये कौम उन तमाम तकालीफ का मुकाबला करना जानती है। लिहाजा अगर आप इतने मायूस हैं अपने सियासी मुस्तकबिल से, तो आप पाकिस्तान के फौज के ऊपर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर और पाकिस्तान की कौम को की जो सलाहियतें हैं उनको आप अंडरमाइन ना करें, उनको आप कम ना समझें। हमने आपके जो दोस्त हैं उनका पहले भी बड़ी भरपूर तरीके से उस दहशतगर्दी का मुकाबला किया।
یہ ایک پروفیشنل آرمی کے لیے بہت بڑی توہین ہے، خاص کر وہ آرمی جو پچھلے تقریباً 16 سال سے حالت جنگ میں ہے، 16-17 سال سے، اور اپنی بے شمار جانوں کی قربانی دے کے بہترین پرفارمنس دے کے ملک کو محفوظ کیا۔ وہ مشرقی سرحدیں ہوں یا مغربی سرحدیں ہوں یا ملک کے اندر دہشت گردی ہو۔ مشکل یہ ہے کہ مولانا نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ملک اور ملک کے اداروں کو بے توقیر کیا ہے، ان کے وقار کو پامال کیا ہے۔ بہت سارے موقع افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے ان کی زبان تھکتی نہیں۔ ایک وقت تھا کہ مولانا نے یہ بھی کہا تھا کہ اب طالبان 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہ گئے اور اسلام آباد ان کے قبضے میں آنے والا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ مولانا گئے تھے لڑنے کے لیے؟ یہ آپ ہی کی افواج تھی جنہوں نے جا کے تو ان طالبان کو نہ صرف ان کا کلا کما کیا، بلکہ وہ تمام علاقے جن میں وہ اپنے آپ کو قابض سمجھتے تھے وہ سارے ان کے قبضے سے چھڑائے۔ ذرا سنیے مولانا کو بھاجپا کے آرڈر پر کیسے غدار بنانے کی کوششیں تیز ہو گئیں۔ کسی دشمن کو اور کیا چاہیے کہ اگر ہمارے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ ہم تو 24 گھنٹے بھی نہیں نکال سکتے ہیں۔ کیسے عالم دین ہیں کہ کھل کے دشمن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 24 گھنٹے کی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آ سکتے ہو تو ہم پہ چڑھ دوڑو۔ یہ ایک کھلی دعوت حملہ ہے اپنے دشمنوں کو۔ ان کا جو اشارہ ہے یہ کشمیر کے حوالے سے جو بہت سی ایسی چیزیں آ رہی ہیں، اور جس میں ریسنٹ جو پوزیشن ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا جو 2003 کا معاہدہ تھا اس کا ریوائول ہوا ہے، اور سیز فائر لائن پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ اب وہ شدت نہیں رہی۔ ابھی تک ان کے اوپر سے اس بات کا داغ ختم نہیں ہو سکا کہ ان کے جو اکابرین ہیں انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، اور بلکہ ان کے والد صاحب سے یہ بیان منسوب کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ اب آپ اگر اس قسم کی بیان بازی سے انڈیا کو جو کسی قسم کی اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا اس کا پاکستان کو کمزور کر کے انڈیا کے موقف کو آپ اسٹرینتھن کرتے ہیں تو پھر لوگ جو ہیں اس کے ڈانڈے ملانا شروع کر دیں گے آپ کا جو ماضی ہے اس سے، اور اگر آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو محتاط گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو بے حوصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس بات کا اطمینان دلانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اپنا دفاع 24 سال تک بھی کر سکتا ہے۔ آپ تو 24 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں اب وہ اپوزیشن کا رول اس انداز میں اگر نبھائیں گے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی تو یہ غداری ہو۔ مولانا فضل الرحمان جانتے ہیں کہ پاکستان آتنکیوں کا گڑھ ہے۔ اگر پاکستان نے کوئی بھی آتنکی واردات کی تو ہندوستان اب کی بار اسے نہیں چھوڑے گا۔ 24 گھنٹے میں پاکستان کو مٹی میں ملا دے گا ہندوستان۔ مولانا نے یہ حقیقت دنیا کو بیان کی، لیکن پاکستان سچ کو کیسے جھوٹ میں بدلنے میں لگا۔ آپ نے ایک آدھا ٹویٹ بھی دیکھا ہوگا، 4-5 بندے اسٹیبلشمنٹ کو پڑ گئے ایک دم۔ جیسے ہی بھارت پاکستان کے پاؤں میں پڑا کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ ملک میں عدم استحکام لانا ہے اور یہ ایک ایجنڈے کا حصہ ہے۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، آپ فقیر، آپ کی رپورٹروں کی بات ایجنڈے کا حصہ ہے۔ 4-5 اٹیک ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان کی جو گفتگو ہے میں چلا نہیں سکتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں 35 صحافیوں کو بلا کے گیا، مولانا صاحب آپ سے 35 صحافی کریڈیبل ہے، 1 ارب گنا آپ کی طرح مال مفت دل بیر ہے، مال نہیں کھایا ہم نے۔ ہم کشمیر کمیٹی کے مال پہ بیٹھ کے سوداگروں کی طرح لوٹتے نہیں رہے، عوام کا خون نہیں نوچا۔ آپ کو بڑے مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ جی وہ فلاں شخصیت نے بلا کے صحافیوں کو کہا۔ آپ جو صحافیوں سے کام کراتے ہو وہ بتاؤ ٹی وی پہ، مت کرے اس طرح، مت چھڑے ہر ایک کو۔ جب سے بھارت پاؤں پڑا ہے پاک فوج کے، کچھ لوگوں کو مروڑ اٹھ گئے ہیں۔ میں نہیں بتانا چاہ رہا کہ مولانا فضل الرحمان نے آج میڈیا سے گفتگو کرنے سے پہلے کل بیرون ملک سے باتیں کی۔ بس 1 منٹ یار، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیونکہ رپورٹر ہوں، مجھے رپورٹر رہنے دیں، حکمران وقت جانے، ان کا کام جانے، ہمارا کام ہے۔ اگر یہ مولانا صاحب کہتے ہیں اور ٹویٹ کراتے ہیں اپنے لیپ پالکوں سے تو یہ مذاق سمجھا ہوا انہوں نے۔ ہر صحافی کو ہر بندہ زمین فروش ہے، ان کی طرح لوٹا ہوا مال نہیں میں نے کھایا، مجھے کبھی کسی نے زمین نہیں دی ایکڑوں، میرے آپ کو تو سفیر میں نے کبھی سرکاری عہدہ نہیں لیا۔ سرکاری عہدے لینے والے پاؤں پڑ کے صحافت کا سبق دینے لگ پڑے ہیں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ اپنی اوقات دیکھو، اپنا ماضی دیکھو، اپنا حال دیکھو، پھر زبان کھولو۔
تو आपने सुना कि इस बयान देने से पहले एक रात पहले मौलाना फजलुर रहमान की फ़ोन पर किससे बात हुई थी, किस बैरूनी ताकत के साथ उन्होंने बातचीत की और अगले दिन ये बयान दिया। और आज सारी दुनिया जानती है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है और भारत ने यह शर्त रखी है कि इन मुज़ाकरात को खुफिया रखा जाए और उसके बदले में वो पाकिस्तान की सारी शराइत को एक एक करके मान रहा है। और सारी दुनिया के तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि भारत इस वक्त पाकिस्तान की मिन्नत समाजत कर रहा है। और ये सब भारत क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बहुत मजबूर हो चुका है और ये सब भारत की चाल हो सकती है। और भारत इसका जवाब भी नहीं दे रहा कि कहीं पाकिस्तान नाराज़ ना हो जाए। उसका जवाब उसने मौलाना फजलुर रहमान से दिलवा दिया। कभी मौलाना साहब भारत की इज़्ज़त रख लेते हैं, कभी नवाज शरीफ रख लेते हैं, कभी मरियम नवाज, कभी अयाज सादिक और कभी हामिद मीर जैसे चंद सहाफ़ी। और इसके बावजूद इन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। लेकिन फिर भी पिछले हफ्ते यूरोपियन पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश होती है और मंजूर भी हो जाती है कि पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी नहीं है, जबकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो उस वक्त का मौजूदा सदर होता है उसकी तमाम तकारीर पर पाबंदी लगा दी जाती है। यहाँ तक कि ट्विटर और फेसबुक भी उसके अकाउंट्स को बैन कर देते हैं क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचा रहा था। लेकिन रियासत पाकिस्तान ऐसे लोगों को खुली छूट दे देती है कि कहीं हमें ये ना कहा जाए कि आपके मुल्क में इजहार राय की आज़ादी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। कभी आपने इनके मुंह से भारत के खिलाफ कुछ सुना है? हर दौर में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, लेकिन कश्मीर का इन्होंने कभी नाम तक नहीं लिया जब तक ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। भारत जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है वो मौलाना की तारीफों की पुल क्यों बांध रहा है? अगर वाकई में इमरान खान पाकिस्तान के लिए इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान को ले डूबेगा तो फिर तो भारत को खुश होना चाहिए। भारत को कब से इतनी फिक्र हो गई पाकिस्तान की? भारत क्यों दिन रात चीख रहा है कि नवाज शरीफ को वापस आ जाना चाहिए, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को इक़्तिदार में होना चाहिए, क्योंकि फिर से भारत के वो मज़े शुरू हो जाएंगे जो कभी हुआ करते थे। और मौलाना फजलुर रहमान और इनके आबाओ अजदाद जो हमेशा से पाकिस्तान बनने के मुखालिफ रहे हैं, आज ये भारत को एक तरह से दावत दे रहे हैं कि आओ पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ो, पाकिस्तान तो 24 घंटे भी तुमसे नहीं लड़ सकता। क्योंकि ये मौलाना फजलुर रहमान का एक ख्वाब है, भले भारत ही आ जाए पाकिस्तान पर कब्जा कर ले, शायद इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान को इक़्तिदार में कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाए। जितना भारत मौलाना फजलुर रहमान से खुश है शायद एक आध सूबा ही उसके हवाले कर दे। लेकिन मौलाना साहब ये वो फौज है जिसने अफगानिस्तान में रूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिसने अफगानिस्तान में अमेरिका को और नेटो की 30 ममालिक की अफवाज को 20 साल तक तिगनी का नाच नचाया। और आज वो जलील और रुस्वा होकर अफगानिस्तान से वापस जा रहे हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब में वो करके दिखाया जो 30 ममालिक की अफवाज अफगानिस्तान में नहीं कर सकी। आलमी ताकतों का पाकिस्तान में इंटर होने का ख्वाब कभी पूरा होने नहीं दिया, अफगानिस्तान में ही उनका कब्रिस्तान बनाया। तो आपका भारत क्या चीज़ है? आप 24 घंटे की बात करते हैं, हम पिछले 75 सालों से उनको तिगनी का नाच नचा रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि आप जैसे लोगों के भी पाकिस्तान में लाखों फॉलोअर्स हैं। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।